को आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट एक्सपर्ट एडवाइस में। और इसमें हमारे साथ आज हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा। डॉक्टर राजेश मिश्रा वैसे तो आयुर्वेदाचार्य हैं, लेकिन ये बस एक लाइन में इनका इंट्रोडक्शन पूरा नहीं होता है। सबसे पहले ये बताएं कि ये देश विदेश घूम घूम कर इन्होंने लोगों का नाड़ी परीक्षण किया है। तो नाड़ी परीक्षण पर क्यों विशेष जोर है, ये इसके बारे में हमें जानकारी डॉक्टर साहब ही देंगे। ये नाड़ी परीक्षक विशेषज्ञ है परीक्षण के। और ये श्री श्री, आपने आर्ट ऑफ लिविंग का नाम सुना है, श्री श्री तत्व के सीनियर मोस्ट डॉक्टर है। तो डॉक्टर राजेश मिश्रा, आपका बहुत स्वागत है। और आप हमें बताइए आयुर्वेद के बारे में, और हमें बताइए ये नाड़ी परीक्षण होता क्या है। ठीक है, आपने तो हमारा परिचय दे दिया है। मैं सभी अपने सुनने वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका अभिवादन करना चाहूँगा। ये आयुर्वेदा और नाड़ी परीक्षा, ये दोनों एक ही चीज के ऐसे पहलू हैं जिसमें आयुर्वेदा में जो नाड़ी परीक्षा है वो विशेष तरह से अ, दोषों के निवारण के लिए उसका ज्ञान जरूरी होता है। जी तो हम आयुर्वेदा के बारे में और नाड़ी परीक्षा के बारे में अभी कुछ ऐसी चीजें बताना चाहेंगे जो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो। जी वरना बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा विषय है बहुत बड़ा विषय और है। इसको 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 थोड़े में समेट लेना आसान नहीं है। जी, हम लोग प्रयास भी नहीं कर रहे। एक बात और दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और बीच बीच में आपके प्रश्न जैसे जैसे आते रहेंगे डॉक्टर साहब उनके बारे में समाधान बताएंगे कि कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आयुर्वेद बहुत पुराना विज्ञान है भारत में चिकित्सा का, और भारत से ही उसका उद्गम हुआ है। लेकिन आज के डेट में उसका क्या रेलेवेंस है, डॉक्टर साहब से बेटर कोई नहीं बता सकता सर। ये हमारा आयुर्वेदा, ये ब्रह्मा से अश्विनी कुमारों तक, अश्विनी कुमारों से ऋषियों तक, और ऋषियों से ये मुनियों तक पहुंचा, जी। जिसका ज्ञान विस्तृत रूप से तक्षशिला में इसका ज्ञान संग्रहित करके रखा हुआ था, जो हम्म। बाद में नष्ट नष्ट होने की वजह से ये लुप्त हो गया, और जिसे श्री श्री रविशंकर जी ने पुनः इसको पूरे देश में फैलाने का कार्य आर्ट ऑफ लिविंग से किया हुआ है। तो जो नाड़ी परीक्षा है उसके बारे में बताने से पहले हम इतना कहना चाहेंगे कि आयुर्वेदा दो शब्दों से मिलकर बना है, जी। आयु और वेद। हम्म। वेद मीन्स शास्त्र, और शास्त्र को अगर हम कहें तो साइंस, यानी जो शास्त्र, जो साइंस हमें आयु के बारे में ज्ञान कराए, वो आयुर्वेदा है। विच साइंस गिव्स द नॉलेज ऑफ द लाइफ, दैट इज आयुर्वेदा। जी। तो आयुर्वेदा इज नॉट द मेडिसिन, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन दिस शैली इज कह द, सकते हैं क्या सर, कि हमारी ये जीवन शैली होनी ये चाहिए। दिस इज द लाइफ साइंस, जी। जीवन का विज्ञान है ये हम्म। आयुर्वेदा। हम्म। तो इसमें जो हमारा मुख्य है वो है आहार विहार और दिनचर्या। आयुर्वेद में कहते हैं, आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत जो है वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम चा। हम आयुर्वेद से स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, और अगर कोई रोग है तो हमें उसे समूल रूप से नष्ट करना होता है आयुर्वेद से। तो जी। ये जरूरी नहीं है कि आप बीमार हैं तभी आप नाड़ी परीक्षा कराने जाएं या चिकित्सक के पास जाएं आयुर्वेद के। हम्म। तो आयुर्वेदा यही कहता है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप आइए हमारे पास, हम आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। अच्छा, ये आपने बहुत नई बात बताई है, क्योंकि जनरली हम लोग डॉक्टर्स के पास तभी जाते हैं जब हम बीमार होते हैं। लेकिन आपका कहना है चूंकि ये जीवन से जुड़ी हुई बात है, आपका लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाने वाला है, तो आप स्वस्थ ना स्वस्थ हो भी तो भी आप जरूर आइए, ताकि आपके एग्जैक्टली स्वास्थ्य का पता चले। वाह। जी। जी। और अगर कोई रोग है तो उसे दूर किया जा सके। बिल्कुल, क्योंकि अब बुद्धि स्वास्थ्य, छुपा हुआ होता अगर है। हम स्वस्थ हैं तो हमें क्यों नाड़ी परीक्षा कराना चाहिए, जी। इसके जी। बारे में हम लोग अब बात करेंगे। नाड़ी परीक्षा है क्या? हमारी हथेली में जो थंब है, अंगूठा है, उसके नीचे दो उंगलियां छोड़ के
जहाँ पे अंगूठा हमारा खत्म होता है, दाहिने हाथ का पुरुष के लिए और बाएं हाथ का स्त्री के लिए। अंगूठे के ठीक नीचे जहाँ कलावा पहनते हैं हम लोग, वहां पे 2 अंगुल छोड़ के नीचे, वहां पे स्पंदन मिलता है। स्पंदन वहां पे वात पित्त और कफ का मिलता है। अब सवाल ये है कि वात पित्त कफ क्या है। तो नाड़ी में हमारा ये 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। इसीलिए हमारे शरीर को पंच भौतिक कहते हैं। इसमें 5 भौतिक, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इससे हमारा शरीर बना हुआ है। और पूरे ब्रह्मांड में ये 5 तत्व हैं। जी बिल्कुल। पूरा ब्रह्मांड हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है, तो उसको कहा जाता है पंच महाभूत। अच्छा। वो बड़ा भूत है, इसलिए उसको पंच महाभूत कहते हैं। और हम छोटे छोटे भूत हैं, इसलिए पंच भौतिक बोलते हैं। जी जी। तो ये जो 5 तत्व हैं हमारे शरीर में, हम्म। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 3 फोर्स के रूप में काम करते हैं। जी और नेचुरल। ये तीन फोर्स हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ है। जी। जिसमें 80 प्रकार के वात होते हैं, 40 प्रकार के पित्त होते हैं और 20 प्रकार के कफ। अरे बाप रे, ये तो माइंड ब्लोइंग और जानकारी है। और इनको 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 जो है, इनका स्पंदन हम्म। हमारे, जहां हमने बताया कि अंगूठे के नीचे जी। जहां कलावा पहनते हैं, वहां पे 2 उंगलियां छोड़ के, अच्छा। 2 उंगलियों को अगर रखते हैं आप, उसके बाद का जो जगह है, वहां पर दाहिने हाथ में पुरुष के लिए तो और तो बाएं हाथ जो में स्त्री के ये लिए। जो 80 और 40 40, ये जो आपने बताया डिस्ट्रीब्यूशन, ये सर आप अलग अलग समझ जाते होंगे। बिल्कुल। होता यह है कि जब हम 3 उंगलियां रखते हैं, जी। तो 3 उंगलियों में जो पहली उंगली है, सर आप बताएंगे थोड़ा दर्शकों को कि कहाँ वो जी, रखना है, ताकि दर्शकों को भी ये समझ में आए। ये हमारे हाथ में जी। ऐसे अच्छा। दिख रहा है जी नहीं? जी जी, बिल्कुल दिख रहा है, बहुत सही से दिख रहा है। ये तीन तीन उंगलियां हैं। ऐसे आप समझो कि ये हिस्सा है, इस पे 3 उंगलियां यहाँ हम रखते हैं कलावे के नीचे। अब 3 उंगलियों में ये उंगली जो है वात के लिए है, हम्म। और ये उंगली पित्त के लिए है, और ये उंगली कफ के लिए है। अरे। क्रम यही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम ऐसे रख लेंगे। ये उंगली यहाँ नहीं जा सकती। पहली उंगली यहाँ आएगी, हम्म। प्रथम उंगली, जी। मध्यमा जो है उसके बाद आएगी, और कनिष्ठा उसके बाद आएगी। ये 3 उंगलियां जो हैं, तो इन 3 उंगलियों में प्रथम जो है वात के लिए है, स्पेस और एयर। हम्म। आपको हमने बताया था आकाश और वायु। जी। आकाश और वायु हमारे शरीर में वात के रूप में है, जो यहाँ पे पल्सेट होती हैं। हम्म। यहीं पे क्यों? तो हम यही कहना चाहेंगे, जैसे हमारी आंखें यहाँ पे हैं, देखने का काम करती हैं, कान यहाँ पे हैं, सुनने का काम करते हैं, जुबान यहाँ पे है, तो सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे हैं। वैसे ही वात, पित्त, कफ की जगह यहाँ पे है। ये हम्म। कुदरती है, ये ईश्वर प्रदत्त है। तो यहाँ पे जब हम उंगली रखते हैं, इसकी गति को देखते हैं। अगर ये गति विभिन्न प्रकार की होती है, सर्प की गति की तरह होती है, और कछुए की तरह होती है, मेढक की तरह उछलती है, इसकी गति को हम देखते हैं। और तीनों गतियों को अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए अच्छा। किस किस दोष में ये बता रही हैं, उसको हम देखते हैं कि हमारे शरीर में किस संस्थान में है जहां पे ये दोष है। अब अगर हम देखें तो वात के 5 संस्थान हैं, पित्त के भी 5 संस्थान हैं, और कफ के भी 5 संस्थान हैं। इनको अगर हम आपके किसी क्रम में मौका मिला, तो हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। जरूर सर जरूर, ये तो मतलब ये जानना पड़ेगा अच्छे से। ये जी। पांच पांच संस्थान कौन से हैं? अब हम यहाँ देखते हैं कि वात के किस संस्थान में दोष है। हम्म। अब ये हम समझना आपको जरूरी है कि जी। इनका स्वभाव क्या है, वात, पित्त और कफ का स्वभाव क्या है। हम्म। तो आपको जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि आकाश और वायु हमारे शरीर में जो वात के रूप में है, हम्म। वो क्या है? आकाश मतलब स्पेस, जी। खाली जगह। हम्म। हमारे शरीर में सब जगह खाली जगह है। आंखों के अंदर खाली जगह है, तभी ये गोलियां घूमती हैं। नाक के अंदर खाली जगह है, कान के अंदर खाली जगह, मुंह के अंदर खाली जगह। इवन मुंह से क्रॉस वेंटिलेशन जैसे होता नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, मुंह हम्म। से यहाँ से पूरा
आप एलिमेंट्री कैनाल को देखो तो ईजा के नीचे खुल जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। पूरा स्पेस। और एयर एयर का काम है ढकेलना चीजों को, वायु का काम है ढकेलना। हम्म। भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वायु जो है उसमें अपना काम करती है। तो स्पेस और एयर जिस संस्थान में दोष में होता है, आकाश और वायु, वो हमारे शरीर में उसको हम देखते हैं कि वहां पे दोष है। अब आप ऐसे इसको आसानी से समझो हम्म। कि खाली जगह, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का होता है। हाँ। तो खाली जगह जो है वहां पे अगर एयर है हाँ। और दोष में है, तो व्यक्ति क्या होगा? तनाव में होगा, एंजाइटी में होगा, डिप्रेशन में होगा, स्ट्रेस में होगा, गुस्से वाला होगा। वो जो जहाँ पे दोष है वो वहां पे है खाली जगह। अच्छा। तो वो संस्थान हमारा कहाँ पे आया? वात के संस्थान। तो जो 5 संस्थान हैं इसके बारे में विस्तृत विवेचना करेंगे। जी जी। तो वहां पांच पांच वात के स्थान जहाँ पे हैं वहां पे दोष आता है। और ये संस्थान कहाँ है सर? ये शरीर के विभिन्न पार्ट्स विभिन्न में है, भागों जैसे में। मस्तिष्क में है, आंखों में है, पेट में है। जैसे पित्त के संस्थान है, वात के संस्थान है, कफ के। उसको हम अलग जब बताएंगे तो वो समझ में आ जाएगा। पार्ट्स है, मतलब अभी हम अगर ये, सीधे लैंग्वेज में समझे तो ये पार्ट्स हैं, पॉकेट्स हैं, जहां पर हाँ, ये सब चीजें जो है, या तो वात है या फिर पित्त है या फिर हम्म, कफ है, ये पाया जाता है, इनका तो स्पेसिफिक जी, पॉकेट। तो जी पहले हम बात को समझ लें, जी फिर जी संस्थान बिल्कुल। को समझेंगे। हम्म। वात मतलब हुआ स्पेस और एयर, यानी कि आकाश और वायु। जी। आकाश तब तो खाली जगह है, और वायु जो है उसमें मूवमेंट्स कराती है। हम्म। वायु क्या है? जैसे हम सांस ले रहे हैं तो ये हवा हमारे अंदर जा रही है और हमें ऑक्सीजन दे रही है, तो ये वायु है ना जिसमें हम सांस ले रहे हैं। जैसे जी मछली पानी में ऑक्सीजन लेती है, वैसे हम मनुष्य हवा में ऑक्सीजन लेते हैं। जी बिल्कुल। मछली को पानी से निकालो वो मर जाएगी, हमें हवा से बाहर कर दो हम मर जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो हवा हमारे अंदर जा रही है वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में फेफड़े में देती है, और इससे ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन हमारे शरीर में फैलता है। अब आया स्पेस और एयर के बाद, आकाश और वायु के बाद अग्नि। हम्म। अग्नि तत्व के बारे में सिर्फ हम इतना कह दें तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमारा शरीर गर्म है तो हम जिंदा हैं, वाह। जी। और अगर हमारा शरीर ठंडा पड़ गया तो बस नहीं है। तो कहते हैं कि राम नाम सत्य। जी तो ये जो गर्म है हमारे शरीर में ये अग्नि है। अब अग्नि भी हमारे शरीर में 5 तरह से है। यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में बता दें जिससे आपको समझ में भी आ जाए। हम्म। पाचक है पेट के लिए अग्नि, भ्राजक है आंखों के लिए, साधक है हृदय के लिए। इस तरह से 5 जो जगह है हमारे संस्थान है हम्म। पित्त के, उनमें दोष जब आता है तब हम नाड़ी से देखते हैं कि पित्त जो है कहाँ पे कुपित है। तो पाचक में है तो पेट में गड़बड़ी है, भ्राजक में है, साधक में है तो हार्ट में गड़बड़ी है। फिर और हम डीप उसको देखते हैं कि हार्ट में कहाँ गड़बड़ी है, तो हमको दिखता है कि नहीं खून के बहाव में गड़बड़ी है जो हार्ट तक जा रहा है। तब पता चलता है कि खून पतला है, मोटा है, इसलिए दिक्कत पैदा कर रहा है। या फिर वहां पे कोलेस्ट्रॉल जो है वो अनस्टेबल हो गया है, इसलिए दिक्कत पैदा कर। तो जो सारी चीजें हैं वो जैसे ही हम देखते हैं दोष तो ये संस्थान सब में जाते आप हैं, सिर्फ नाड़ी परीक्षण से ही तुरंत कुछ सारा तुरंत पता कर तुरंत सकते हैं? तुरंत पता चलता है नाड़ी पे हाथ रख के कि ये दोष कहाँ पे है। अरे वाह। हार्ट में है, दिमाग में है, पेट में है, कहाँ पे है। तो ये जो स्थान है इनके बारे में हम जरूर इसलिए चर्चा करना चाहेंगे कि जी बिल्कुल। सुनने वालों को भी पता चले कि किस संस्थान में दोष होने से क्या रोग होता है। हम्म। सिर्फ संस्थान बताने से नहीं चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो ये तो। फिर ये अग्नि अग्नि जो है वो हमारे मस्तिष्क में, कहते हैं ना कि शिव जी को क्रोध आया तो अग्नि निकली। ये जो हम्म चक्र है यहाँ पे, शिव जी का जो चक्र है यहाँ पे, इस चक्र तीसरा में है। अग्नि, अग्नि मतलब बुद्धि, तेज। जो जिस व्यक्ति का अग्नि तेज होगा, बैलेंस्ड होगा, वो बहुत बुद्धिमान होगा। और जिसका अग्नि बिगड़ जाएगा वो बहुत क्रोध में आ जाएगा। तो शिव जी को क्रोध आया तो यहाँ से अग्नि निकली। इसीलिए हम्म। बोलते हैं कि यहाँ पे अग्नि चक्र है। जो चक्र है यहाँ पे ध्यान करने से मन भी शांत होता है। आज्ञा चक्र बोलते हैं इसको।
अच्छा। तो अग्नि हमारे शरीर में जो है वो पूरे संस्थान में ऊर्जा का स्रोत ले जाने का काम करती है। अगर अग्नि ना हो तो हम ऊर्जा का संचरण हमारे शरीर में नहीं हो सकता, संवहन नहीं होगा। बिल्कुल। तो अग्नि जो है वो हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी ये आकाश और वायु और जल, जो हमारे शरीर में 70% से ज्यादा है। हम्म। आंखों में आंसू, वो भी जल ही तो है, जो समुद्र के पानी की तरह खारा होता है। आपको पता है ना कि वो समुद्र का पानी और आंखों का पानी एक जैसा है। जी 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 जी। दर्शकों को भी शायद इसीलिए अब पता इसी चल ही जाएगा। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना वो पंच महाभूत, और हमारे हम्म। शरीर में वो पंच भौतिक। अच्छा, हाँ, जो छोटा भूत आपने बोला। हाँ, तो वो जो समुद्र में है वो हमारी आंखों में है, खारा पानी हम्म। हमारी आंखों में है। और ये 70% जल हमारे शरीर में है। जैसे पृथ्वी पे जल की मात्रा जितनी है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी उसकी मात्रा उसी तरह से। वाह, ये तो बिल्कुल जल एकदम तत्व, बता बिल्कुल रहे हैं जैसे कुछ शास्त्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मतलब शास्त्र पे ही चर्चा कर रहे जी, हैं। मतलब ये अद्भुत लग रहा है। ये मेरा अपना अनुभव है कि जो आपने बताया वो बिल्कुल लग रहा है जैसे कि जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं यूनिवर्स के बारे में, जी और जी। ये दोनों एक जगह मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है सुन के। हाँ, अभी हम एक और तत्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अग्नि तत्व के बाद है, वो है पृथ्वी और जल। हम्म। आपको पता है कि पृथ्वी कठोर है, जी जी। और इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उनको वो संभालती है। बिल्कुल। पृथ्वी ना हो तो हम लोग हवा में कैसे रहेंगे। जी बिल्कुल, सही बात। वैसे ही हमारे शरीर में पृथ्वी क्या है, जिसपे हम टिके हुए हैं और जिसपे हमारे शरीर का पूरा भार टिका हुआ है, वो है बोन्स, हम्म। हड्डियां। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में बोन्स के रूप में है। अगर पृथ्वी तत्व में दोष है तो हमारे बोन्स में दोष है। हम्म। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों तत्व हमारे शरीर में जिस रूप में है हमने उसकी चर्चा की। जी। अब इन्हीं को अगर आप देखो तो ये ब्रह्मांड में भी उसी रूप बिल्कुल, में है। यही इतने ही चीजें हैं ब्रह्मांड में भी। इसीलिए उसको संस्कृत में कहा गया है यत पिंडे। ये पिंड है ना, जी जी। आपने देखा होगा वो पिंड पारते हैं, हाँ 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 हाँ। सुना होगा ना कि जी 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 पिंड पारा जाता है वो जी जी। पितृदोष को दूर करने के लिए। तो ये जो पिंड है, इसको पिंड इसीलिए बोलते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो हम और ब्रह्मांड ये एक दूसरे के हिस्से हैं। और इसीलिए जब हम हमारी मृत्यु होती है तो कहते हैं पंच तत्व में शरीर विलीन हो ये गया। हो गया। जी 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 जी। तो ये पांच तत्व जो है वो हमारी एग्जिस्टेंस है, और हमारी नाड़ी का भी एग्जिस्टेंस यही है, पांच तत्व। वाह वाह, ये तो बिल्कुल अद्भुत अनुभव रहा मेरा आज। अब इस नाड़ी को जब हम देखते हैं और पांचों तत्व के इम्बैलेंसेस देखते हैं, तो हम्म। जो तत्व इम्बैलेंस होगा, असंतुलन में होगा, वहां पे दोष होगा उसके संस्थान में। जी बिल्कुल सही, समझ में आ रही है बात। ये मेरा ख्याल है दर्शकों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम और ये ब्रह्मांड एक ही है, और अलग अलग भी हैं साथ में। और जो एक एक जो जो पांचों तत्व हैं, पांचों तत्व अलग भी कैसे और साथ में भी कैसे, और इन क्यों नाड़ी दोष जो है वो जरूर देखा जाना चाहिए। इसका स्वास्थ्य आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपके जीवन को संतुलित बनाएगा। अब हम ये कहना चाहेंगे कि आज इस विषय पे बात हो रही है, तो जो एक इम्पोर्टेंट बात है जी उस पे हम लोग आते हैं, और तब आगे की विवेचनाओं में हम लोग चलेंगे। जी जी तो बिल्कुल। पहला ये है कि हमारा शरीर जो है वो उसकी प्रकृति जो है, और विकृति, विकृति दोष है हमारे शरीर में, जी और प्रकृति हमारा स्वभाव है, नेचर है। तो आयुर्वेद में प्रकृति देखते हैं कि हम किस प्रकृति के हैं। हम वात प्रकृति के हैं, ये पित्त प्रकृति के हैं, ये हम कफ प्रकृति के हैं। जी। अब ये पांचों तत्वों में से हमारे शरीर में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
कौन सा ज्यादा प्रभावशाली है? क्यों? हम्म। हम जब पैदा होते हैं ना, हम्म। तो हमारे शरीर में इन पांचों तत्वों में से जो ज्यादा प्रभावकारी होता है, वो हमारा नेचर बन के इस पृथ्वी पे बाहर आता है हमारे साथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट से हमारे शरीर को लड़ने के लिए, जीवित रहने के लिए जो संघर्ष करना है, हम्म। उसके लिए इन तत्वों में से वो तत्व हमारा निकल के बाहर आता है जिस तरह का तत्व बाहर दोष में है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक माँ गर्भवती है और वो जंगल में अकेली है, हम्म। और वहां पे शोर है, जंगली जानवरों का शोर है, भय है, उसका वातावरण है, और वो डर भी रही है, और वहां पे प्रसव होता है उसका। जी। तो जो स्पेस है वहां पे और जो एयर है वहां पे, हम्म। वो वहां पे वो विपरीत है, हम्म। शरीर के विपरीत है, वहां पे उसको कोई सपोर्ट नहीं है। तो वहां पे वात, स्पेस और एयर हमारे उस बच्चे के अंदर उतना तेज डेवलप करेगा कि बाहर आके वो उस इन्वायरमेंट की जो ऊर्जा है, उससे वो उसका शरीर लड़ सके। ओह, अद्भुत। तो ये वात का नेचर हुआ। अब वो पूरी जिंदगी चेंज नहीं होता कभी भी, उसी तरह से उसका शरीर बढ़ता है और वो उस नेचर का होता है। अब सोचिए, जो स्पेस और एयर जिसमें ज्यादा बलशाली होगा, तो हम्म। एयर का स्वभाव होता है गति करना, भागना। आप हम्म। देखिए, दुबले पतले लोग बहुत तेज भागते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, एक ही काम को 4 बार में करेंगे वो। जी। उनके शरीर में उनका नेचर जो है वो वात का है। हम्म। उनके अंदर स्पेस, दिमाग बहुत घूमता है उनका। एक काम बोलेंगे 4 बार में करेंगे, वो घूम घूम के दौड़ते हुए करेंगे, है ना? तो ये स्पेस और एयर उनका स्वभाव है शरीर का, उनको पता नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अग्नि तत्व के बारे में जानिए। अगर बाहर कहीं मारपीट हो रही है, मारकाट मची हुई है, रक्त बह रहा है चारों तरफ, और बच्चा पैदा होता है, तो अग्नि उसकी ट्रबल होती है लड़ने के लिए। अग्नि हर चीज को भस्म कर देती है। हम्म। बाहर के वातावरण में जो उसके स्पंदन हैं, जो वाइब्रेशंस हैं निगेटिव, उनसे लड़ने के लिए उसके शरीर में वो अग्नि प्रबल हो जाती है, जिससे कि वो बच्चा, उसके शरीर पे जो प्रभाव पड़ रहा है उससे वो लड़ सके। जीवित रहने का संघर्ष वाह। पैदा होने से ही शुरू हो जाता है। तो वो बच्चा पूरी जिंदगी लड़ेगा, क्योंकि उसका अग्नि मजबूत है। अग्नि का स्वभाव क्या है? हमेशा ऊपर उठना। दुनिया में सिर्फ एक ऐसी चीज है जो कभी नीचे की तरफ नहीं जाती है, वो है अग्नि। हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जी जी बिल्कुल। इसीलिए जिसकी प्रकृति जो है वो पित्त की होती है, उसके अंदर लीडिंग क्वालिटी होती है। हम्म। वो हमेशा आगे रहता है, वो पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकता। किसी भी तरह से संघर्ष करेगा और उससे निकल जाएगा बाहर। वो है अग्नि। अग्नि में जो चीजें पड़ेंगी वो तब जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी। अग्नि जिसकी प्रबल है और शुद्ध है, वो व्यक्ति या तो गुरु होगा, या वो शास्त्र का ज्ञाता होगा, या बहुत बुद्धिमान होगा, या ज्ञानी होगा, सुंदर होगा। अग्नि सुंदर है। जब अग्नि चमकती है तो उसकी आभा बिल्कुल अनूठी होती है। सूरज जिसमें उग रहा हो उसको देखिए, निहारिए, उसकी तरफ देखिए, तो मन उसकी तरफ से हटता ही नहीं है। हम्म। सूरज की जो अग्नि है, वो बहुत ही उस समय प्रीतिकर लगती है वो। जी। देखते रहो कैसे सूरज का गोला कितना सुंदर लग रहा है। तो हम्म। अग्नि, अग्नि जिसके अंदर तीव्र है और संतुलित है, तो उस व्यक्ति में लीडिंग क्वालिटी होगी, शार्प इंटेलेक्ट होगा, गुड लुकिंग होगा, गुड फीचर्स होंगे उसके, मॉडरेट बिल होगा, और दैट पर्सन विल लाइक द परफेक्शन। उस व्यक्ति को सब चीजें अच्छी अच्छी चाहिए, कर वो खुद करेगा अच्छी चीजें। उसके पास अगर गलत चीजें हो रही हैं तो उनको वो तोड़ देगा, गलत चीज को फिर से सही करा के मानेगा वो। ये है अग्नि। तो जो बच्चा पैदा हो रहा है, उसके आसपास के इन्वायरमेंट, मान लीजिए हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, और वहां पे कोई क्रंदन है, रुदन है, दुख है, कोई बच्चा एक्सपायर कर गया है वहां पे, या आसपास कहीं दुख का वातावरण है, तब पित्त, कफ का जो
स्वभाव है वो निकल के बाहर आता है। हम्म। पृथ्वी और जल। पृथ्वी को माँ की संज्ञा दी गई है, पृथ्वी हमारी माता है, क्योंकि पृथ्वी की तरह माँ हमें धारण करती है बच्चों को। पिता कहीं भी रहे, कुछ भी करे, लेकिन एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको माँ ही संभालती है। जी। तो जहां पे रुदन हो रहा है, आप देखिए, जो कफ नेचर के लोग होंगे ना, वो दूसरों के दुख में बड़े द्रवित हो जाएंगे, उनकी आंखों में आंसू आ जाएगा। कफ का नेचर मतलब हुआ पृथ्वी और जल। आंखों में आंसू जिनके आ जाए, जान लीजिए वो कफ प्रवृत्ति के हैं। आप ऐसे समझो, आप अपना दुख बताओ और वो रो पड़े, तो जान लो वो कफ प्रवृत्ति के हैं। और कफ प्रवृत्ति के लोग कैसे होंगे? भारी भरकम शरीर होगा, ऐसे देख सकते हो आप, क्योंकि पृथ्वी तत्व उनके अंदर मजबूत है। बोन्स उनकी जो है उनके शरीर को संभाले हुए है, कमजोर नहीं है बोन्स। तो शरीर में आकार भी उनका विशाल होगा। जो भारी भरकम शरीर के होंगे, जिनकी आंखों में अम, आंसू होंगे, द्रवित हो जाते हैं जो, वो लोग कफ नेचर के होंगे। जी। आप देखते ही समझ सकते हैं कि बिल्कुल। ये व्यक्ति बहुत सुंदर है, गोरा है या गोरी है, लंबी है या लंबा है, दुबली पतली नहीं है, स्वस्थ शरीर है, वो पित्त के नेचर की है, अग्नि तत्व के। अग्नि तत्व की एक खास बात बता दें आपको, अगर वो खाली पेट रहें, खासकर 12 और 1 बजे के बीच, क्योंकि सूरज का प्रकाश उसमें अपनी तीव्रतम पे शुरू होना रहता है, हम्म। और अगर वो खाली पेट हैं, भूखे हैं, तो उनसे बहस नहीं करना कभी। वो लड़ जाएंगे, गुस्सा उनके अंदर इतना आ जाएगा, खाली पेट रहेंगे तो वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, मानेंगे नहीं। लेकिन दर्शकों को और जरूर अगर ध्यान रखना चाहिए इस बात का। अगर 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 आपको उनसे अपनी बात मनवानी, तो पहले उनको पेट भर के भोजन करा दो, खिला पिला दो, और फिर देखोगे कि वो आपकी बात मान जाएंगे। ये रिश्तों में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। पति पत्नी के रिश्ते में, माँ बाप के रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में, ये बहुत काम एक्चुअली आने वाली चीजें हैं। जब आप बता रहे हैं तो मेरी आंखों के सामने सारे लोग आ रहे हैं। तो जो अब पित्त का सही नेचर है। का आपका साथी है, आपका दोस्त है, आपका कुछ भी रिश्तेदार, भाई, पिता, कुछ भी है, बहन है, सहेली है, कुछ भी है, तो आप उसके साथ में हो और वो आप जान रहे हो कि पित्त के नेचर की है, और बोली मैं बहुत भूखी हूँ, आज कुछ मैंने नहीं कुछ खाया बोला। नहीं है, तो आप उससे कुछ बात मत करो, पहले उसको खिला पिला दो, फिर आप सब बात मानेगी, वरना वो झगड़ा कर लेगी आपसे। तो इसका हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। जी, एकदम सही बात है ये। तो कफ के नेचर के लोग जो होते हैं, देखने से पता चल जाएगा, ओवरवेट होते हैं, शरीर भारी भरकम होगा। पित्त के नेचर के जो लोग होंगे वो स्लिम होंगे, थोड़े से दुबले नहीं होंगे, स्वस्थ शरीर होगा उनका, सुडौल होंगे, देखने में सुंदर लगेंगे। और वात के नेचर के लोग बिल्कुल दुबले पतले होंगे, मोर देन लेस देन 40, 35 का उनका वेट होगा। और जो पित्त के नेचर के लोग हैं वो 55, 60, 75 तक जाएंगे वो। और जो कफ के नेचर के लोग हैं वो 75 के ऊपर, 80, 90, 100, 125 तक चले जाएंगे। जी। वेट से भी आप जान सकते हो देख के। जी जी तो जी। आज के बाद आप ये देख के कह सकते हो कि अच्छा ये व्यक्ति तो पित्त के नेचर का है, अच्छा ये व्यक्ति तो वात के नेचर का है। अब जी वात का नेचर वाला जो होगा, बातूनी होगा, बहुत बोलेगा, बिना मतलब बोलेगा, एक ही काम को 4 बार में करेगा। पित्त वाला होगा, संयमित होगा, सुलझा हुआ होगा, जो जरूरी बातें हैं वही करेगा, ज्ञानी होगा, लीडिंग क्वालिटी होगी उसमें, उसका इंटेलेक्ट शार्प होगा, देखने में सुंदर लगेगा। ये नेचर की बात हमने अभी की है। जी तो जी। ये नेचर देखने से आपको पता चल जाएगा। तो कफ का नेचर आप देख लोगे, शरीर भारी भरकम शरीर है। पित्त का नेचर का कभी भारी भरकम शरीर होगा भी नहीं। बहुत जाएगा तो 65, 70 तक जाएगा उसका वजन, फिर भी देखने में लंबा और स्वस्थ लगेगा वो। वात का नेचर हमेशा अंडरवेट रहेगा, जो भी अंडरवेट है जान लो, उसका स्किन जो है वो ड्राई रहेगा। स्पेस और एयर, आपको पता है ना एयर क्या काम करता है? ड्राई कर देता है। ड्राई करता है। अगर जी। गीला कपड़ा है ना, धूप नहीं है, तो हम्म। वो भी सुखा देता है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल। कपड़े लोग बाहर डाल देते हैं हवा में सूखने के लिए, जी जी जी। अगर धूप नहीं है तो। वैसे तो धूप में सुखाया जाता है, धूप में गर्मी है वो सुखा देता है, लेकिन वायु का काम भी वही है, ड्राई। इसीलिए जब ये दोष में हो, अब हम दोष की बात कर रहे हैं, इसीलिए जब ये दोष में हो वात, वायु,
स्पेस और एयर, तो वात वर्धक पदार्थ नहीं खाने चाहिए। अच्छा। वात वर्धक जो भोजन है वो नहीं करना चाहिए। अब आप कैसे समझेंगे? आप देखिए ना, जो ड्राई फ्रूट्स है वो हम्म। अपने आप बता रहा है कि वो ड्राई है, फ्रूट्स है, उसको नहीं खाना है अगर वात अच्छा। दोष में है। पित्त वालों को खाना चाहिए, लेकिन शायद सब कुछ ही खाना चाहिए। अ, अब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर वायु जो है वातवर्धक आप खाओगे तो आपको सुखाने का काम करेगा वो। हम्म। और अगर आपको कफ है और आप चाहते हो कि खांसी से बच जाओ आप, तो हम्म। आप ड्राई फ्रूट ढेर सारा खा लो। अच्छा। कफ को कफ को सुखा देगा, वो शांत कर देगा। अच्छा। आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खांसी आ रही, बहुत परेशान हो, मैंने किया है। मैं दिल्ली में था और नाड़ी परीक्षण कर रहा था और मुझे खांसी आ रही थी। मैंने ड्राई फ्रूट्स ढेर सारे मंगा लिए और मैं देखता गया, खाता गया, खाता कोई गया, खाता गया, स्पेसिफिक देखता गया। ड्राई फ्रूट या ड्राई फ्रूट कोई सा भी हो? ड्राई फ्रूट्स तो वही है ना, बादाम है, काजू है, ये सब तो ड्राई फ्रूट्स है ना। जी जी जी। और ड्राई फ्रूट्स अगर आप ऐसे खाते हो और वात का दोष है तब तो नुकसान करेगा। हम्म। तब अगर उनको खाना भी है आपको, तो आप भिगो के खाओ उनको। तब जल तत्व दो, कफ दो उनको। कफ हाँ। ठीक करने के लिए वात का प्रयोग किया आपने, ड्राई फ्रूट्स खाया। अब जी। ड्राई फ्रूट्स में वात का दोष है तो आपने गीला करके खाया। और पित्त वालों को कैसे खाना चाहिए, वो अगर ड्राई? पित्त वालों को ड्राई फ्रूट्स खाने से फटीग होगा, मतलब वो खाएंगे तो फायदा? वायु बढ़ेगा उनको, तो विचार बढ़ेंगे, थॉट्स बढ़ेंगे और स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है उनका, अगर उनको जरूरत नहीं हो खाए पिए है शरीर तो। लेकिन अगर वो सुबह शाम में ड्राई फ्रूट्स खाते हैं सामान्य तरीके से, तो उनके लिए वो पाचन शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। तो पित्त वाले अलग तरह के हैं ना, यदि अग्नि है तो सब कुछ भस्म कर लेंगे वो। भी डालो तो भस्म हो जाएगा वो। जी। तो आज डॉक्टर मिश्रा ने जो हम लोगों को जानकारी दी और जिस तरीके से दी है, दर्शकों आप जरूर मेरे साथ सहमत होंगे कि इतनी अच्छे से लग रहा था जैसे आप कोई बहुत मतलब कोई शस्त्र, कोई शास्त्र हमारे सामने पढ़ा जा रहा हो। इस तरह से जी। इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत डिटेल्स, बहुत अच्छी तरह से बताया। और हमारे अनुरोध पर डॉक्टर मिश्रा ने इस चीज को, इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि वो फिर हमारे साथ आएंगे और जो किस तरह का भोजन करना चाहिए और किस तरह के संस्थान हैं नाड़ी परीक्षण के, इसके बारे में हमें डिटेल में बताएंगे। तो आज हम जरूर। लोगों को जो पंच तत्वों के बारे में जो समझ में आया और कैसे ब्रह्मांड और हम एक हैं, इस जानकारी के साथ हम यहाँ पर आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। और आपसे फिर मुलाकात होगी और बहुत बार मुलाकात होगी, ताकि हम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ सके। आपका जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।